मॉडर्न इंडिया में जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है द कर्नाटिक वॉर, CA। ये आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है। कर्नाटिक वॉर को समझना, इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये जो कर्नाटिक वॉर है ये सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर आप बोल सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच की ये सीधी सीधी लड़ाई होती है। ईयर आपका है 1740। 1740 में यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन होता है। क्या होता है? वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ये जो वॉर है इसमें जो ब्रिटिश है और फ्रांस है ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ पे ये लड़ाई हो रही है? यूरोप में। ये अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए यूरोप में जो है आपस में लड़ते हैं। ये युद्ध जो है 7 साल का वॉर बोला जाता है, 7 years वॉर। तो भारत में होने वाली जो कर्नाटिक वॉर है ये भी आपके यूरोप में होने वाले वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन का ही एक नतीजा है। होता क्या है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों आपस में वहाँ लड़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में कहाँ पे? हमारे जो कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश और फ्रांस मौजूद है। तो यहाँ पे जो लड़ाई होती है इसी लड़ाई का थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट हमारे इंडिया में भी पड़ता है। हालांकि जो फ्रांस के जो गवर्नर जनरल है जोसेफ डुप्लेक्स, कौन है? जोसेफ LEIX डुप्लेक्स, ये इनको एक लेटर लिखते हैं जिनमें ये इनको बोलना चाहते हैं या फिर बोलते हैं कि यूरोप में जो लड़ाई हो रही है ये लड़ाई यूरोप में ही होने दो, हमारे इंडिया में और हमारे बीच में इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक ये लेटर इन तक पहुंचता उससे पहले ही ये जो ब्रिटिश है, और ब्रिटिश में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, ये फ्रांस के जो जहाज है उस पर हमला कर देते हैं। यानी इंग्लिश के जो रॉबर्ट क्लाइव इनके नेतृत्व में ब्रिटिश आर्मी फ्रांस के शिप पे हमला कर देते हैं जो कि आपके कर्नाटक क्षेत्र में जो मद्रास में होते हैं वहाँ पे। जिस वजह से फ्रांस की जो आर्मी है और जो जोसेफ डुप्लेक्स है ये इनसे नाराज़ हो जाते हैं। अब ये ऑलरेडी हमला कर चुके हैं तो अब ये तो खाली बैठ नहीं सकते, तो ये भी क्या करते हैं, इनसे जो है बैटल स्टार्ट कर देते हैं और इनसे जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, जब ये दोनों आपस में भिड़ते हैं तो इनका एक कमांडर है, इनका नाम है कमांडर, इनका नाम है ला बर्दोन्नोई, ला बर्दोन्नोइस, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। ये इनके आर्मी कमांडर होते हैं जो नौसेना को होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके साथ की जो लड़ाई में मद्रास क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं।
मद्रास पे इनका कब्जा हो जाता है। इंग्लिश को यहाँ से हटा देते हैं। हालांकि ये जो मद्रास है ये ऑलरेडी इंग्लिश लोगों का था, लेकिन ये जो लड़ाई यहाँ पे लड़ी जाती है, इस लड़ाई में फ्रांस वालों ने मद्रास पे कब्जा कर लिया है। तो ये कहानी अब स्टार्ट होती है यहाँ से। जैसे ही अंग्रेजी क्षेत्र जो मद्रास है, मद्रास अब सीधे आपके फ्रांस वालों के पास चला जाता है। तो अब ये जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स है, ये क्या करते हैं, जो कर्नाटक के जो नवाब हैं, नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के जो नवाब है उनका नाम है अनवरुद्दीन मोहम्मद खान। अनवरुद्दीन मोहम्मद खान। तो ये जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स हैं, ये अनवरुद्दीन मोहम्मद खान के पास जाते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो मद्रास है, हमारा जो ये मद्रास है, ये फ्रांस वालों ने ले लिया है, आप यहाँ के नवाब हैं, तो हमें हमारा क्षेत्र उनसे वापस करवा दीजिए। तो ये इसी बात को लेके अनवरुद्दीन मोहम्मद फ्रांस से एक समझौता करते हैं और उनसे लूटे गए या फिर अधिकार जमाए गए मद्रास को वापस देने की बात ये लोग करते हैं। जहाँ पे फ्रांस के जो जे डुप्लेक्स हैं, ये इनको मना कर देते हैं कि नहीं, हम मद्रास नहीं देंगे। इनके मना करने पे बंगाल के कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद खान हैं, ये इनसे नाराज हो जाते हैं और ये अपने सैनिक विद्रोह इनके साथ कर देते हैं। अपने सेना के साथ लेके, यानी बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब के साथ फ्रांस वालों की झड़प हो जाती है। और ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का नाम होता है सेंट थॉमस वॉर। सेंट थॉमस वॉर, या फिर इसको बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी बोलते हैं। बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ये बैटल कब लड़ी जाती है? देखिए, जो कर्नाटिक वॉर है, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटिक वॉर स्टार्ट कब से होती है? कर्नाटिक वॉर जो है स्टार्ट हो जाती है 1740 से। अब 1740 से चलता हुआ, और ये जो सेंट थॉमस का वॉर है ये होता है 1746 आई थिंक। हाँ, 1746 को ये सेंट ऑफ थॉमस बैटल होता है। तो यहाँ से 1746 तक कॉन्टिन्यूसली, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से इनके बीच में झड़प होती रहती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है ये 17 ईयर्स वॉर। जो कर्नाटिक वॉर्स है ये भी 17 ईयर्स वॉर्स है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो 17 ईयर्स वॉर है ये हो कहाँ रहा है? ये हमारा यूरोप में हो रहा है। किन के बीच में? ऑलरेडी आपको पता है, इंग्लिश और फ्रांसिस के बीच में हो रहा है। तो उसी का नतीजा हमारे इंडिया में भी भुगता जा रहा है। इंडिया में भी इंग्लिश और फ्रांसिस है, ये दोनों आपस में इनकी मुठभेड़ होती रहती है। और इसके बीच में कौन है? नवाब हमारे अनवरुद्दीन मोहम्मद खान, जो कि बीच में सुलह कराने जाते हैं इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। तो उनकी सुलह मान्य नहीं होती है, फ्रांस मानते नहीं है, जिसकी वजह से अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में एक लड़ाई लड़ी जाती है, जिस लड़ाई जो कि थॉमस में लड़ी जाती है। और उसी जगह के नाम पे ये लड़ाई का नाम पड़ जाता है सेंट थॉमस बैटल। 1746 में लड़ी जाती है। और इसी के बाद से आपका ये जो कर्नाटिक वॉर समाप्त हो जाता है। कर्नाटिक वॉर का फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का एंड हो जाता है। और एक्चुअल में बैटल में हुआ क्या है, ये जो सेंट थॉमस बैटल में, इसके बाद एक ट्रीटी भी होती है। इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए, जो कर्नाटिक वॉर, जो बैटल ऑफ सेंट थॉमस है, इसमें फ्रांस जीत जाता है।
फ्रांस की जो है बिन होती है, ये आपके बिनर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जीतते ही अनवरुद्दीन की जो पावर है वो कर्नाटक में कम हो जाएगी। कर्नाटक में जो पावर है अनवरुद्दीन की वो कम हो जाएगी और यहाँ पे किसका बोलबाला शुरू हो जाएगा? फ्रांस का। तो यहाँ तक जो है फ्रांस का कब्जा कर्नाटक पे हो जाता है। बस इस पे आपकी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का एंड हो जाता है। हालांकि कर्नाटक पे अभी भी आपके अनवरुद्दीन मोहम्मद हैं, लेकिन उनकी उतनी पावर है ही नहीं। अब इसके बाद हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का जो समापन होने के बाद अब हम बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर का। हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का जो प्रारंभ और अंत किस तरीके से हुआ है ये देखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच की डायरेक्ट झड़प थी और अनवरुद्दीन मोहम्मद खान और जोसेफ डुप्लेक्स जो कि फ्रांस के आपके हेड जनरल गवर्नर थे, इनके बीच जो लास्ट की लड़ाई होती है सेंट थॉमस की वॉर, उसके बाद जोसेफ डुप्लेक्स जीत जाते हैं, जिसके बाद से फ्रांस में अंग्रेज़ों का बोलबाला कम हो जाता है। यहाँ तक फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी। इसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड कर्नाटिक वॉर, जो कि अगर हम बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर की तो देखिए ये सेकंड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है 1749 से 1754 तक। ये पीरियड किसका है? सेकंड कर्नाटिक वॉर का। सेकंड कर्नाटिक वॉर को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं और ये बैटल ग्राउंड किन गुटों के बीच में हो रहा है ये जानते हैं और क्यों हो रहा है ये भी जानते हैं। तो सेकंड कर्नाटिक वॉर पहले कर्नाटिक वॉर के जैसा नहीं है। पहले कर्नाटिक वॉर में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी इनका सीधा सीधा लड़ाई था, लेकिन सेकंड कर्नाटिक वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, ये पीछे से बैक सपोर्ट देते हैं। अब बैक सपोर्ट किन को देते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो सेकंड कर्नाटिक वॉर की जो लड़ाई है ये दो गुटों में है। पहला गुट क्या है, सबसे पहले हम कर्नाटक को देखते हैं। किसको? कर्नाटक को देखते हैं। और दूसरा है हैदराबाद आपका। मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आराम से हम इस चीज़ को समझ सकें। पहला कर्नाटक है, दूसरा हैदराबाद है। जैसा कि हमने पिछले वॉर में देखा कि लड़ाई कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद के साथ भी था, तो यहाँ पे अभी भी जो है इनके नवाब कौन है? अनवरुद्दीन मोहम्मद खान, जो कि कर्नाटक के कौन है? नवाब है। अब कर्नाटक के जो नवाब है इनका एक सेनापति है जिनका नाम है मुजफ्फर जंग। सॉरी, मुजफ्फर जंग ने, ये है चंदा साहब, चंदा साहब, जो कि अनवरुद्दीन के सेना नायक हैं। अब ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये लड़ाई होने वाली है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद खान और उनके सेनापति या फिर सेना नायक चंदा साहिब है, ये मेन रोल में है। अब इधर है हैदराबाद। अब हैदराबाद के जो निज़ाम है, देखिए कर्नाटक के जो राजा है उनको हम क्या बोलते हैं? नवाब बोला जा रहा है। हैदराबाद के जो राजा है उनको हम क्या बोल रहे हैं? निज़ाम। बस इतनी सी चीज़ है, फ़र्क कुछ नहीं है, शब्दों का है। हैदराबाद के जो निज़ाम है
तो इसमें एक कैरेक्टर है, हम निज़ाम को डायरेक्टली अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे कि हाँ हैदराबाद के निज़ाम है, हम एक कैरेक्टर को लेते हैं मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, ध्यान दीजिएगा मैंने इसको अभी तक निज़ाम बोला नहीं है, हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, मुजफ्फर जंग नामक का एक इंसान है। अब इनकी अभिरुचि है हैदराबाद की निज़ाम बनने में। मतलब क्या है ये उम्मीदवार है, स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं आप ठीक कर लीजिए। उम्मीदवार किसके? निज़ाम के। मुजफ्फर जो है मुजफ्फर जो है जंग जो है उम्मीदवार है निज़ाम के, किसके? हैदराबाद के निज़ाम का उम्मीदवार है ये। अब मेन जो चीज़ है वो काम क्या हो रहा है, कर्नाटक को बैक सपोर्ट हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो इंग्लिश है, जो अंग्रेज है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक को हमेशा सपोर्ट करती है। और इधर जो हैदराबाद है यानी जो मुजफ्फर जंग है, इसको बैक सपोर्ट दे रहे फ्रांस। ध्यान दीजिएगा, ये आगे तक चलती रहेगी कहानी, बहुत आगे तक चलती जाएगी। ये ब्रिटिश और फ्रांस, ब्रिटिश फ्रांस, ब्रिटिश फ्रांस, ये हमेशा दो गुटों में लड़ाई इनकी लड़ाते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल फ्रांस किसके सपोर्ट में है? हैदराबाद में जो उम्मीदवार है मुजफ्फर जंग, जो हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहते हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो फ्रांस है ये बड़े चालाक हैं, इसने क्या किया, ये जो चंदा साहब है इनके साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। अब गठबंधन ऐसे ही नहीं होता, इसमें क्या होती है, लालच, किसी ना किसी चीज़ की लालच दी जाती है। तो ये जो चंदा साहब है इनको किस बात की लालच मिली कि चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब का पद दिया जाएगा, अगर ये इनके साथ समझौता करते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं, तो इनको जो है कर्नाटक का नवाब बनाया जाएगा। तो अब देखिए, अब जो है इनडायरेक्टली फ्रांस के साथ कौन कौन है, फ्रांस के साथ मुजफ्फर जंग है और चंदा साहिब है, जो कि सबसे अहम रोल निभा रहे हैं अनवरुद्दीन के साम्राज्य हेतु, क्योंकि ये सेना नायक है। सबसे ज़्यादा भरोसा अनवरुद्दीन का किस पे होना चाहिए? चंदा साहब पे होना चाहिए। अब ये चंदा साहब इनके सपोर्ट में है, तो अब जब ये है तो फिर जीत किसकी होगी, यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो बैटल होती है, अब ये जो लड़ते हैं, अब लड़ने के लिए भी देखिए ये फ्रांस उकसाया जाता है, हैदराबाद का जो मुजफ्फर जंग है ये इनको ललकारते हैं, ये जो है लड़ाई की शुरुआत करते हैं अनवरुद्दीन के खिलाफ। तो जब ये लड़ाई होती है, इस लड़ाई का नाम पड़ता है आपका अंबूर की लड़ाई। किसकी लड़ाई? बैटल ऑफ अंबूर, अंबूर की लड़ाई। अंबूर की लड़ाई क्यों बोली जाती है? अंबूर में लड़ी जाती है इसलिए अंबूर की लड़ाई होती है। अब इसी लड़ाई से ही हमारा सेकेंड कर्नाटिक वॉर का शुभारंभ हो जाता है। ये शुभारंभ यहाँ डेट क्या है? 1749, और अंबूर की जो लड़ाई है ये भी 1749 में लड़ी जाती है, और यहाँ से आपके कर्नाटिक वॉर का शुभारंभ हो जाता है कि कर्नाटिक वॉर यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। फलस्वरूप इस लड़ाई में हैदराबाद की जीत हो जाती है, यानी मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की जीत हो जाती है। किन के नेतृत्व में? फ्रांस के नेतृत्व में इनकी जीत हो जाती है। और देखिए इसमें ट्रेजेडी भी हो जाती है, इसमें जो हमारे नवाब हैं अनवरुद्दीन, उनकी मौत हो जाती है, अनवरुद्दीन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे नवाब का पद खाली हो जाता है। अब जैसे ही इनकी गठबंधन थी तो उसके अनुसार अब कर्नाटक का जो है नवाब है, कौन बन जाते हैं? चंदा साहब। चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं, और उधर हैदराबाद के निज़ाम कौन बनते हैं?
हैदराबाद के निज़ाम बन जाते हैं मुजफ्फर जंग। इनके बीच में कौन है? फ्रांस। तो इधर से भी इधर से भी, यानी फ्रांस के पास अब दोनों जगह है, कर्नाटक भी हैदराबाद भी। तो फायदा सबसे ज़्यादा फ्रांस उठा रहा है। फ्रांस अपनी सेनाओं में वृद्धि कर रहा है, इनके पास अब पैसे ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों के सपोर्ट में है। अब दोनों क्षेत्र इसके हाथ में, कर्नाटक में भी ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, हैदराबाद में भी ये अपना फ्रीली बिजनेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपका एक फेज़ ख़त्म हो जाता है सेकंड कर्नाटिक वॉर का। लेकिन अभी सेकंड कर्नाटिक वॉर ख़त्म नहीं होता है। अब देखिए, ब्रिटिश जो है हारी हुई सेना, यानी जो नवाब थे, नवाब के बेटे अनवरुद्दीन मोहम्मद का जो बेटा है, उनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को अब ये सपोर्ट करते हैं, और बाकी फ्रांस के पास तो वो ऑलरेडी है ही। तो ब्रिटिश जो है मोहम्मद अली को लेके अपनी रणनीति, आगे की रणनीति वो तैयार करते हैं। क्यों? मोहम्मद अली जो कि उसका खुद का पैतृक गद्दी है नवाब की, उसके पिता के बाद मोहम्मद अली को बनना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद अली नहीं बन पाया। अब ये भी तो उम्मीदवार है नवाब के, नवाब की गद्दी के उम्मीदवार हैं, इसको नवाब बनना है। तो इसलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा तालमेल बैठा होता है, ब्रिटिश में और मोहम्मद अली में। तो यही जो चीज़ है ये आगे के रास्ते को और प्रशस्त करती है। अब क्या होता है देखिए, अब मोहम्मद अली जो है ये अपनी सैन्य संगठन बनाते हैं, किसके साथ मिलके? ब्रिटिशों के साथ मिलके। अब जो ब्रिटिश है, अब देखिए सेना का संगठन किस तरीके से हो रहा है। ब्रिटिश है पर इनके साथ मोहम्मद अली है, और मोहम्मद अली के साथ जो स्थानीय शासक हैं, छोटे छोटे रजवाड़े हो गए, राजा हो गए, ये स्थानीय शासक, इनकी ये गुट बन जाती है। ये मिलके अपना एक सैन्य संगठन तैयार करते हैं। अब बात आती है 1751 की, डेट पे ध्यान दीजिएगा, 1751 की। अब हालांकि जो मौजूदा नवाब है ये कौन है? चंदा साहब। अब चंदा साहब क्या करते हैं, एक किला है जिनका नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली का किला, इस तिरुचिरापल्ली के किले पे ये घेराबंदी करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? घेराबंदी करना शुरू करते हैं। ये जो तिरुचिरापल्ली का किला है, ये तो इस पे जो दावा है वो है मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली इस पे दावा करते हैं कि ये इसका है, इसकी पैतृक संपत्ति है। तो मोहम्मद अली अब क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इनका विरोध इतना ज़बरदस्त होता है कि चंदा साहब की जो सेना यहाँ से हार मान जाती है और पीछे हट जाती है। तो इनका जो मनसब था, इस मनसब भी असफल हो जाते हैं। चंदा साहब तिरुचिरापल्ली के किले को घेरने में असफल हो जाते हैं, जिसमें मोहम्मद अली की जीत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यही जीत इसको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। अब ये आगे और अच्छे तरीके से काम करेगा। अब जैसे ही मोहम्मद अली की जीत हो जाती है, तो मोहम्मद अली और अंग्रेज अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं। तो इनकी स्थिति क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। तो होने के बाद अब क्या होता है, मोहम्मद अली जो है ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि जो आरकाट है, ध्यान दीजिएगा, आरकाट है, इस पे चंदा साहब का ऑलरेडी कब्जा है। किसका है? इसमें चंदा साहब का ऑलरेडी कब्जा है। तो मोहम्मद अली ब्रिटिशर्स को बोलते हैं
कि मुझे मेरा आधार कार्ड चाहिए, जबकि ये इनका आधार कार्ड जो है ये इनकी किला था, इनका गढ़ हुआ करता था आधार कार्ड। अब इस बात को लेके अंग्रेज जो है आधार कार्ड पे हमला कर देते हैं, अंग्रेजी हमला होता है। ये हमला होने के बाद ये आधार कार्ड में जो है अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, मोहम्मद अली ने जो है उसके गढ़ तिरुचिरापल्ली पे अपनी जीत कामयाब रखी, और उधर जो अंग्रेज जो है मोहम्मद अली का समर्थन करते हुए आरकाट पर कब्जा कर लेता है। तो ये लगातार 2 जीत मोहम्मद अली को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। यही कॉन्फिडेंस अब आगे बढ़ जाती है और अपनी दावेदारी पेश करती है। जो मोहम्मद अली है ये अपनी दावेदारी रखते हैं नवाब हेतु, क्योंकि ऑलरेडी 2 जीत कर चुके हैं, अब इनको अपना नवाबी पद वापस चाहिए। ये अपना नवाब बनने की दावेदारी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें सीन क्या बनता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज किनका सपोर्ट कर रहे हैं, मोहम्मद अली का। तो इन दोनों में क्या है, गठबंधन है, अंग्रेज और मोहम्मद अली का गठबंधन। और इधर फ्रांस और चंदा साहब जो कि हारे हुए हैं अभी फिलहाल, चंदा साहब, इन दोनों में गठबंधन है। तो ये गठबंधन और ये गठबंधन जो है आपस में चुनौती कर देते हैं। इनमें क्या हो जाती है, बैटल स्टार्ट होता है। किसके बैटल हेतु, नवाब के पद हेतु, नवाब पद हेतु इसमें जो है बैटल स्टार्ट होता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इस लड़ाई में हम क्या देखते हैं, इस लड़ाई में जो है चंदा साहब जी की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है इसमें, चंदा साहब। चंदा साहब क्या करते हैं, हार जाते हैं इसमें। ये घटना कौन से डेट की है, 51 की। 51 मतलब 1751। ये पूरी घटना 1751 की चल रही है। अब जब चंदा साहब हार जाते हैं, अब कर्नाटक का नवाब कौन बन जाता है, कर्नाटक का नवाब अब आपका मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब के पद में हो जाते हैं, जो कि अंग्रेजों का, एक तरफ से अंग्रेजी सरकार ही चल रही है, अंग्रेजों का ही तो नवाब है वो। तो इसमें अल्टीमेटली जीत किसकी होती है, अंग्रेज की, और हार किसकी हो जाती है, फ्रांस की। ये की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है। अब देखिए इसके साथ एक नया चैप्टर भी खुलता है। वो चैप्टर क्या है, जो आपके हैदराबाद के निज़ाम है ना, हैदराबाद के निज़ाम, सॉरी, हैदराबाद के निज़ाम कौन थे, मुजफ्फर जंग। इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। किस तरीके से मृत्यु होती है, इनका एक व्यक्तिगत लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्तिगत लड़ाई, अफगानी सरदार के साथ इनकी एक व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है, जिसमें मुजफ्फर जंग की मौत हो जाती है। अब इसी के साथ साथ 12 जून
1752। यहाँ पे क्या होता है, जो क्या नाम है आपका, मोहम्मद अली ये ऑर्डर देते हैं। जो इनका पुराना नवाब था, कौन था, चंदा साहब के कत्ल का। होता क्या है, चंदा साहब को जो है पकड़ लिया जाता है, पकड़ के इनको जो है मार के इनकी मृत्यु करके कावेरी नदी में फेंक दिया जाता है। तो मोहम्मद अली के जो सैनिक हैं चंदा साहब की मृत्यु कर देते हैं और इनके शव को कावेरी नदी में फेंक देते हैं। ये यहाँ तक का सीन शॉट ख़त्म हो जाता है कि चंदा साहब का पत्ता क्लोज, उधर से आपका जो जंग है मुजफ्फर जंग का पत्ता क्लोज। और हाँ, इसी के साथ साथ मुजफ्फर जंग की मौत के बाद इनका जो बेटा है सलावत जंग ये जो है यहाँ के निज़ाम बनते हैं। कहाँ के, हैदराबाद के। सलावत जंग नया निज़ाम बन जाता है। बस ये आपका ओवरऑल सेकंड कर्नाटिक वॉर थी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड कर्नाटिक वॉर, THI, थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है आपका स्टार्ट होता है 1758 से 1763 तक। 1758 से 1763 तक ये इनका टाइम पीरियड होता है। देखिए, मैं आपको पहले शॉर्ट व्यू दे देता हूँ कि हो क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका सेम वही फंडा है इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। मेन लड़ाई इंग्लिश और फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये लड़ते रहते हैं और ये अपना गुट बना लेते हैं। ये सपोर्ट में आ जाते हैं। इंग्लिश इनका पुराना सपोर्टर है। इंग्लिश जिनके सपोर्टर हैं वो जो है कौन है, मोहम्मद अली, जो आरकाट के नवाब थे, कर्नाटक जिसे बोला जाता है। तो ये कौन है, मोहम्मद अली। इनको आरकाट के नवाब, क्योंकि वो आरकाट का किला जीत के उनको उसको दिया था, तो ये आरकाट के नवाब है। अब इधर आपका फ्रांस। अब फ्रांस हैदर अली जो मैसूर है। अब देखिए, हैदराबाद अभी यहाँ पे है नहीं। अब ये लड़ाई हो किन के बीच में रही है, अब ये मैसूर हो रही है। पहले हैदराबाद के निज़ाम थे, लेकिन अब हैदराबाद के निज़ाम है नहीं। अब कौन है, मैसूर के साथ हो रही है लड़ाई। अब मैसूर में कौन है, हैदर अली। अब फ्रांस और इनके सपोर्टर में, हैदर अली के सपोर्टर में कौन है, चंदा साहब के जो समर्थक है। चंदा साहब तो एग्जीक्यूटेड हो चुके थे। चंदा साहब के समर्थक, चंदा साहब जी के समर्थक हैं। तो अब इंग्लिश है, मुगल मोहम्मद अली है, और इनके साथ बाकी जो क्षेत्रीय रीजनल जो रूलर होते हैं ये लोग हैं, क्षेत्रीय जो आपके शासक वगैरह, या फिर जो क्षेत्रीय शासक या जो भी है, ये इनके सपोर्ट में होते हैं। तो अब इनके बीच में बैटल होती है, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में, जो कि ये लोग के सपोर्ट से लड़ा जाता है। तो ये बैटल होता एक्चुअल में क्या है, ये होता है बैटल ऑफ बांडी वॉश, BATT, बैटल ऑफ WANDI, बैटल ऑफ बांडी वॉश की लड़ाई। यानी बांडी वॉश की लड़ाई लड़ी जाती है। कब लड़ी जाती है, 22 जनवरी 1760 को लड़ी जाती है। तो आप बात समझ पा रहे हैं। तो लड़ते कौन है, ये लोग। जब ये बैटल ऑफ बांडी वॉश लड़ी जाती है तो इसमें जीत किसकी होती है,
इसमें जीत जाते हैं मोहम्मद अली, जो ब्रिटिश हैं इनकी जीत होती है और ये हार जाते हैं। अब इस जीत से, इस हार से हुआ क्या है और ये लड़ाई लड़ी क्यों गई थी, इसका कारण देखिए। इसका कारण है जो कर्नाटक क्षेत्र है, उस कर्नाटक क्षेत्र पे अपना नियंत्रण जमाना था। ओवरऑल ये वर्चस्व की लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है, अपने साम्राज्य विस्तार की लड़ाई है, उस पर प्रभुत्व की लड़ाई है। तो इस लड़ाई की जीत है, मोहम्मद अली जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। अब इसके जीतने का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रिटिश कंपनी का जीतना। इससे ब्रिटिश कंपनी जो है और ज़्यादा पावर में आ जाती है और ज़्यादा इन पे व्यापार क्षेत्र फ्रीडमली आ जाता है। तो ओवरऑल ये देखा जाता है कि अंग्रेज़ों के पास और ज़्यादा पावर आ जाता है, यानी अंग्रेज़ ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं पिछले की तुलना में। तो और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1757, क्रोनोलॉजी याद रखिए, 1757 को बेड्रा की लड़ाई होती है। किसी किसी बुक में ये 1759 भी दे रखा है। ये जो 1757 है, ये 1759 भी दे रखा है, बेड्रा की लड़ाई।